हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन आज स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम, जो कि गेट के लिए ईसी, इलेक्ट्रिक और आईएन तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। बहुत ही इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे से कमांड कर सकते हो इस सब्जेक्ट पे, बहुत ही कम टाइम में अगर किसी सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो तो वो कंट्रोल सिस्टम है और बहुत इजीली आप इसके सारे सवाल हैंडल कर सकते हो। तो आज अपन को चाहे अपन के ईसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो आईएन हो, तीनों का सब्जेक्ट कॉमन है। तीनों का सिलेबस भी अपन के गेट के अंदर क्या मिलता है, कॉमन मिलता है। इसके अंदर 5 to 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीछे वाले 2 चैप्टर जिसके अंदर अपन को स्टेट स्पेस एनालिसिस भी पढ़ना है और कंट्रोल कंपनसेटर भी पढ़ना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर है, अपन के सातों चैप्टर की बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। अपन सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर। इसका आप सिलेबस नोट कर दो। अपन कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस की बात करने वाले हैं आज। चाहे वो ईसी हो, चाहे आईएन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, तीनों के लिए सिलेबस कॉमन है। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले अपन कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक के अंदर पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी कंट्रोल सिस्टम का, और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन क्या होता है। रिडक्स अपन किसी एक बड़े से ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ना है अपन को। फिर अपन को लास्ट में सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ना है और मेसन फॉर्मूला पढ़ना है। बेसिक के अंदर ये टॉपिक अपन कवर करेंगे। बेसिक के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम क्या होता है। फिर एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कंपेयर करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक को अपन कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में कौन से पैरामीटर में क्या चेंजेज आते हैं उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद में अपन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम का। एक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ेंगे, कैसे एक बड़े से ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके छोटा कन्वर्ट करके उसके इनपुट आउटपुट रेस्पॉन्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट में सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे और सिग्नल फ्लो ग्राफ में अपन मेसन फॉर्मूला पढ़ेंगे। मेसन फॉर्मूला के क्या क्या लिमिटेशन है वो सारी बात अपन करने वाले हैं और ये अपन का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक। अपन सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे बेसिक, और बेसिक के अंदर 5 to 6 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। सेकंड अपन पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। कौन सा मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ये अपना सेकंड चैप्टर है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल सिस्टम की जान है। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। अपन इस चैप्टर के अंदर ओनली एलटीआई सिस्टम की ही स्टडी करने वाले हैं। कौन से, आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के अंदर अपन ओनली एलटीआई सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो अपन एलटीआई सिस्टम की स्टडी करने वाले इस पूरे चैप्टर के अंदर और किसी कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस होती है 2 तरीके की, एक होती है रेस्पॉन्स एनालिसिस और एक होती है स्टेबिलिटी एनालिसिस। 2 तरीके के एनालिसिस अपन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल का यूज करके किसी कंट्रोल सिस्टम की अपन एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के अंदर एक होती है रेस्पॉन्स एनालिसिस और सेकंड होती है स्टेबिलिटी एनालिसिस। देखो अपन पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, और आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रेस्पॉन्स एनालिसिस। रेस्पॉन्स एनालिसिस अपन को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो होता है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, एक होता है अपन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। एक चैप्टर के अंदर अपन को टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ना है, एक अपन को पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। ये अपन के कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस है। यानी क्या हो जाएगा, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ये अपना एक चैप्टर बनेगा। एक आएगा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन। किसी भी कंट्रोल सिस्टम का एक तो अपन टाइम डोमेन के अंदर और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रेस्पॉन्स एनालिसिस की स्टडी करेंगे। और आपको पता है रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम की ही अपन रेस्पॉन्स की एनालिसिस करते हैं, अनस्टेबल सिस्टम के रेस्पॉन्स की एनालिसिस अपन कभी भी नहीं करते हैं। तो ये ओनली फॉर अपन स्टेबल सिस्टम के रेस्पॉन्स की एनालिसिस करेंगे, एक बार टाइम डोमेन के अंदर और एक बार फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। एक चैप्टर अपन को ये पढ़ना पड़ेगा और एक चैप्टर अपन को ये वाला पढ़ना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर अपन का हो गया बेसिक,
सेकंड चैप्टर अपन का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस और कंट्रोल सिस्टम यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के द्वारा किसी कंट्रोल सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस अपन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और एक चैप्टर अपन का, ये चैप्टर अपन का 5वां चैप्टर हो जाएगा, जिसके अंदर अपन करेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल का अपन एक बार तो रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे टाइम डोमेन के अंदर, और एक बार अपन करने वाले फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। स्टेबिलिटी भी अपन को पता होना चाहिए, अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर एक स्टेबल सिस्टम की ही रेस्पॉन्स एनालिसिस की बात करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए अपन हर एक सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे। अपन पता करेंगे सिस्टम किस रेंज के लिए स्टेबल है, किस रेंज पे अनस्टेबल है, कब यह है ना अनस्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, कब यह है मार्जिनली स्टेबल होगा। वो सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी होती है अपन एक बात करेंगे टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, और एक अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये अपन के दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर अपन बात करेंगे, अपने पोलर ग्राफ की बात करेंगे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, गेन मार्जिन की बात करेंगे, फेज मार्जिन की बात करेंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। यानी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, और एक बात अपन करेंगे टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक अपन बात करेंगे टाइम डोमेन के अंदर, एक अपन टाइम डोमेन के अंदर स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, और एक अपन करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। इसके अंदर अपन बात करेंगे रूट लोकस की बात करने वाले हैं, आरएच क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। एक अपना थर्ड चैप्टर अपन इसकी स्टडी करेंगे, यानी टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर अपन के 2 चैप्टर आएंगे। एक आएगा आरएच क्राइटेरिया, आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, वो अपन को टाइम डोमेन के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। एक आएगा अपन का रूट लोकस, वो भी अपन को टाइम डोमेन के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। और ये अपन का चैप्टर आ जाएगा, ये भी अपन 5th के अंदर ही पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के अंदर ही पढ़ेंगे। इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्टेबिलिटी एनालिसिस, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अपन स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर अपन के पास आ जाएगा पोलर ग्राफ आ जाएगा, इसके अंदर अपन के पास नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, और इसके अंदर अपन के पास गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना सिलेबस है, मोटा मोटा ये सिलेबस है। इसके अलावा ओनली 2 टॉपिक और बचते हैं। एक अपन पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड कंपनसेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक अपन कंट्रोलर एंड कंपनसेटर की बात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस की बात करेंगे। यहां तक तो अपन ओनली फॉर एक एलटीआई सिस्टम की बात करते हैं, इधर भी अपन एक एलटीआई सिस्टम की ही बात करते हैं। आगे जाके अपन अगर कोई सिस्टम एलटीआई ना हो, अगर कोई सिस्टम टाइम वेरिएंट हो, तो अपन उस सिस्टम की बात करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस के अंदर। बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन अपन के 6 चैप्टर हैं, यहाँ 6 चैप्टर तक ओनली फॉर एक एलटीआई सिस्टम की ही अपन स्टडी करने वाले हैं। तो अपन को एलटीआई सिस्टम पे कमांड होनी चाहिए, थोड़ी आपको सिग्नल एंड सिस्टम की भी कमांड होनी चाहिए। एक एलटीआई सिस्टम क्या होता है, उसका अपन रेस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। उसकी भी स्टेबिलिटी की आपने क्राइटेरिया पढ़ा होगा, सारे के सारे जे ओमेगा के लेफ्ट में होने चाहिए। वो सारी की सारी बातें जो आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ी, वो यहाँ यूज होगी। वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा कंट्रोल में, लेकिन वो जो आपने सिग्नल के अंदर एलटीआई सिस्टम पढ़ रखा होगा, वो उसका स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, वो कोजल कब होता है, नॉन कोजल कब होता है, स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल क्या होता है, वो सारी की सारी बातें यहाँ यूज होने वाली हैं। उन्हीं बातों की अपन चर्चा करेंगे, और कंट्रोल सिस्टम अपन बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बेसिक, सेकंड चैप्टर, सेकंड से लगाकर 6 चैप्टर तक अपन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल का यूज करके एक कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस करेंगे। एक बार तो अपन करेंगे रेस्पॉन्स एनालिसिस, एक बार अपन करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस। रेस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर अपन के पास 2 चैप्टर होंगे, एक होगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, एक होगा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। फिर अपन के पास स्टेबिलिटी एनालिसिस, अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर एक स्टेबल सिस्टम की ही रेस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं। अनस्टेबल सिस्टम की कभी रेस्पॉन्स एनालिसिस होती नहीं है। अपन क्यों अपन का टाइम खराब करें किसी अनस्टेबल सिस्टम के रेस्पॉन्स की एनालिसिस करके। ओनली अपन स्टेबल सिस्टम की ही रेस्पॉन्स की एनालिसिस करते हैं। और स्टेबिलिटी ये तो हर एक सिस्टम के लिए वैलिड होगा। आपको एक सिस्टम देगा और पूछेगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर अपन के पास 2 चैप्टर पढ़ने हैं।
एक होता है RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड होता है रूट लोकस। और इसके अंदर सेकंड चैप्टर अपन के पास आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर अपन के पास सबसे पहले आएगा पोलर ग्राफ आएगा, फिर आएगा नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, फिर आएगा अपन के पास गेन मार्जिन आ जाएगा, और फिर आएगा अपन के पास फेज मार्जिन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अपन के पास एक चैप्टर बचेगा कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर अपन का लास्ट अपन का चैप्टर बचेगा वो स्टेट स्पेस एनालिसिस। अब अपन यहाँ पर अपन कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस करेंगे स्टेट स्पेस के माध्यम से, वो बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मॉडल होगा? ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होगा। यही अपना पूरा कंट्रोल सिस्टम का लगभग 90% सिलेबस ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे ही डिपेंड है, इस पे ही आधारित है पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम अपन का ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे, जो कि अपन बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज आप हेडिंग डालो। सबसे पहले अपन इसका पढ़ते हैं बेसिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं, मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए बस, और आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक पे थोड़ी कमांड कर लो, आगे बहुत इजी बनने वाला है आपके लिए कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से पहले आपको पता होना चाहिए एक सिस्टम क्या होता है। आपको कोई पूछ ले सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम किससे बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस और कंपोनेंट। फिजिकल डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट्स का एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होना चाहिए। मीनिंगफुल का क्या मतलब होता है, पहले आप इसके डेफिनेशन लिख दो। ये बोलते ए मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट। क्या होना चाहिए? आपको कोई पूछे सिस्टम क्या होना चाहिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए? एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होना चाहिए। किसका? फिजिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, कंपोनेंट्स हो सकती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये आपको मान लो कोई एक सिस्टम है जिसका मैं बना रहा हूं ब्लॉक डायग्राम, ये कोई आपका सिस्टम है। सिस्टम में कुछ ना कुछ इनपुट होगा आपका, बिल्कुल होगा, और सिस्टम कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके प्रोड्यूस करके आपको देगा, बिल्कुल देगा। तो मैंने ये क्यों बोला कि एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होना चाहिए। मान लो आपको आरएस लो पास फिल्टर चाहिए, क्या चाहिए? आरएस लो पास फिल्टर चाहिए आपको है फर्स्ट ऑर्डर का। तो आपने आर इधर कनेक्ट किया, सी इधर कनेक्ट किया, इधर आपने इनपुट दिया, इधर आपने आउटपुट ले लिया, तो यह आपका इंटरकनेक्शन एकदम सही है और आपका प्रॉपर आउटपुट आपको मिलेगा। किसी एक गिवन इनपुट के लिए आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। यहां पर क्या होना चाहिए? इंटरकनेक्शन मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने अगर सी को इधर कनेक्ट कर दिया, आर को इधर कनेक्ट कर दिया, और इधर आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आप आर के अक्रॉस ले रहे हो, तो ये तो हाई पास फिल्टर हो जाएगा। अब ये लो पास फिल्टर के लिए ये एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन नहीं है। यहां पर भी आरसी कनेक्टेड है, वो भी सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पर भी आरसी कनेक्टेड है, वो भी सीरीज में कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन फॉर लो पास। आपको लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, किसी ने आपको बोला लो पास फिल्टर डिजाइन करो, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी इनपुट या कहीं किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आउटपुट नहीं ले सकते हो। एक प्रॉपर इनपुट देना पड़ेगा, एक प्रॉपर आउटपुट लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन। आपकी लो पास फिल्टर की बात करोगे तो ये आपका एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होगा। ये क्या होगा? नॉन मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन। एक हाई पास की अगर आप हाई पास फिल्टर की बात करोगे तो उस टाइम ये आपका एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होगा, और ये आपका मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? किसी एक प्रॉपर आउटपुट के लिए आपको इसके एलिमेंट का इंटरकनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए, आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम उसको बोलते हैं कि एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस या फिर एलिमेंट्स। फिजिकल डिवाइसेस में क्यों बोलता हूं? कभी कभी एक ओपन भी कनेक्टेड होता है किसी है ना सिस्टम के अंदर। सिस्टम का कोई पार्ट ओपन भी हो सकता है, तो उसको अपन एलिमेंट नहीं बोल सकते, वो तो क्या हो गई? एक डिवाइस हो गई। क्या होगी? डिवाइस। तो फिजिकल एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस या फिर फिजिकल एलिमेंट्स इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं? किसी एक गिवन इनपुट के लिए आपको एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट करके देगा। क्या देगा? एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट करके देगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर आउटपुट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। आउटपुट तो आपको जनरेट हो गया, लेकिन आउटपुट पे आपका एडिशनल कंट्रोल चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोल सिस्टम की
बात आएगी पिक्चर में। अब क्या कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? देखो, सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क होता है? कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा फर्क होगा। ये मान लो आपका एक सिस्टम है, क्या है ये सिस्टम? मैंने मान लिया फैन, मान लिया, क्या मान लिया? फैन मान लिया। ये अपन का फैन है बिना रेगुलेटर का, क्या बिना रेगुलेटर का फैन है। आप इसको इनपुट दोगे, ये आपको हवा देगा, आउटपुट दे देगा। क्या देगा? ये आपको किसी स्पीड पे चलेगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। आप इस आउटपुट पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है ही नहीं। तो इस आउटपुट पे आउटपुट पे अपना कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। ये आउटपुट बिना किसी कंट्रोल का है। आउटपुट तो प्रॉपर आउटपुट है, आपको हवा मिल रही है, लेकिन इस फैन की स्पीड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो अब कंट्रोल, इस आउटपुट पे मेरे को कंट्रोल चाहिए, तो इसलिए आपको एक एलिमेंट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जब आपको अनकंट्रोल्ड आउटपुट को एक कंट्रोल्ड आउटपुट में बदलना है, तो यहां एक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है कंट्रोल एलिमेंट। और फैन के केस में अगर मैं इधर इस इनपुट को हटा के इधर मैं एक रेगुलेटर लगा देता हूं, क्या एक रेगुलेटर लगा देता हूं, और मैं इनपुट अगर रेगुलेटर पे देता हूं और रेगुलेटर का आउटपुट अगर मैं इस फैन को देता हूं, तो मेरा आउटपुट कैसा होगा? कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। अब मेरे रेगुलेटर के हाथ में फैन को तेज करना, कम करना, फैन की स्पीड को, इसके आउटपुट यानी इसकी स्पीड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में हो जाएगा। रेगुलेटर की मदद से अपन कुछ भी कर सकते हैं, इस फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो रेगुलेटर है, इसको बोला जाता है कंट्रोल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं। और ये चैप्टर अपन का 6th चैप्टर में अपन इसी की स्टडी करेंगे। कंट्रोल एलिमेंट के अंदर क्या आता है? कंट्रोलर आता है और कंपनसेटर आता है। इनकी बात अपन 6th चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। तब आपको कोई पूछे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। आप चाहे सिस्टम को, कहीं बुक में सिस्टम की जगह आपको प्लांट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आप प्लांट नहीं मिले तो प्रोसेस भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सिस्टम बोलो, प्लांट बोलो, प्रोसेस बोलो, तीनों एक ही चीज होती है। आपको अगर इस सिस्टम को एक कंट्रोल सिस्टम में बदलना है, तो आपको इधर एक कंट्रोल एलिमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कंट्रोल एलिमेंट। और कंट्रोल एलिमेंट का आउटपुट आपको सिस्टम को देना पड़ेगा, और आपको इनपुट को कंट्रोल एलिमेंट को देना पड़ेगा। तब आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ना सिस्टम, वो आपका कैसा आउटपुट होगा? कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। कैसा आउटपुट होगा? कंट्रोल्ड आउटपुट होगा, जिसको अपन CT से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? COT से लिखते हैं। और जब अपन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, तो अपन इनपुट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इनपुट। और इसको लिखते हैं RT से। किसे लिखते हैं? RT से लिखते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अपन के कंट्रोल एलिमेंट के आउटपुट को अपन बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, और इसको अपन नोट करते हैं AT से। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। मतलब आपको पूछे कि कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए? मिनिमम 2 एलिमेंट तो होने ही होनी चाहिए। ये कंट्रोल एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए। ओनली फॉर सिस्टम या प्लांट या प्रोसेस को अपन कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल एलिमेंट तो होने चाहिए। मीनिंगफुल, देखो आपको मिनिमम 2 एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में। एक आपका प्लांट होगा जिसको मेरे को कंट्रोल करना है, और एक कंट्रोलर होगा या कंट्रोल एलिमेंट होगा जो इस प्लांट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। इस प्लांट के आउटपुट को ये कंट्रोल एलिमेंट क्या करके रखेगा? ये कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल किसको करके करेगा? इस सिस्टम को, या फिर इस प्रोसेस को, या फिर इस प्लांट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलते क्या है, एक अपन बात करते हैं। अब बात करेंगे क्या, किसके बात करेंगे? डिस्टर्बेंस। अब अपन बात करेंगे डिस्टर्बेंस की बात करेंगे। ये आपका इंटरनल भी हो सकते हैं डिस्टर्बेंस, और ये आपका एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जब आपका डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल होता है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। जब आपका डिस्टर्बेंस इंटरनल होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे किसकी? डिस्टर्बेंस की बात करेंगे। डिस्टर्बेंस इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अगर डिस्टर्बेंस इंटरनल हो तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन, और अगर एक्सटर्नल हो तो इसको बोलते हैं नॉइस बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी बात करते हैं। ये अपन का एक कंट्रोल सिस्टम है, इसको अपन क्या बोलते हैं?
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम किसका है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का है अपन का ब्लॉक डायग्राम। देखो वैसे तो डिस्टरबेंस है ना कंट्रोल सिस्टम के किसी भी पार्ट पे जनरेट हो सकता है, यहाँ भी अकर हो सकता है डिस्टरबेंस, और इधर भी अपन का अकर हो सकता है डिस्टरबेंस, किसी भी पार्ट पे अकर हो सकता है। लेकिन अपन मेनली पूरे थ्रू आउट कंट्रोल सिस्टम बात करेंगे तो वो डिस्टरबेंस प्लांट के साथ ही एसोसिएटेड होगा। प्लांट के साथ जो अकर होगा डिस्टरबेंस, उसकी ही बात करेंगे। अगर डिस्टरबेंस अकर होता है, यहाँ पर कुछ मान लो डिस्टरबेंस आता है प्लांट के अंदर, क्या आता है? प्लांट के अंदर आपका कुछ डिस्टरबेंस आता है, तो आपने जो आउटपुट की वैल्यू सेट कर रखी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन आपका कंट्रोलिंग एक्शन है ना, वो आउटपुट से क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो आउटपुट की एग्जिट वैल्यू है वो कंट्रोलर के पास अनअवेलेबल है, कंट्रोलर को अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि कोई फीडबैक है ही नहीं। देख अच्छे से समझना, अगर प्लांट में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस अकर होता है तो आपकी जो पहले सेट वैल्यू थी आउटपुट की वो चेंज हो जाएगी, और वैल्यू आपके आउटपुट आपका चेंज हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट है, कि आउटपुट की एग्जिट वैल्यू कंट्रोलर को पता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है। तो यहां पर कंट्रोलिंग एक्शन क्या होगा? आउटपुट से इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या जो आपके आउटपुट की वैल्यू चेंज हुई है डिस्टरबेंस के कारण, उसमें चेंज ही रहेगी, वापस रिस्टोर नहीं हो सकती है। अगर आपको उस चेंज की हुई वैल्यू को वापस रिस्टोर करना है ना, तो आपको आउटपुट को इनपुट की तरफ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कंट्रोल एलिमेंट को पता चलना चाहिए कि आउटपुट में कुछ चेंजेज हुए हैं, तब ये अपना कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में कुछ चेंजेज करके आउटपुट को वापस से रिस्टोर करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक सेंसर लगाना पड़ेगा विथ एरर डिटेक्टर। किसके साथ? एरर डिटेक्टर के साथ एक सेंसर लगा के कंट्रोल एलिमेंट को अपन एक इनपुट देना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होता है वो आउटपुट से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक नहीं होता है। कंट्रोलर को पता नहीं होता है कि आउटपुट की जो पहले सेट वैल्यू थी वहां है या उससे चेंज हो गया। तो उसके लिए देख आउटपुट की एग्जिट वैल्यू अनअवेलेबल रहती हैं। किसके लिए? कंट्रोल एलिमेंट के पास अनअवेलेबल रहती हैं। उस वजह से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, और आउटपुट मेरा जो चेंज हुआ है वो का वही रहता है। अगर आपको आउटपुट की वैल्यू वापस वहीं सेट करनी है, वापस जो है ना, इस डिस्टरबेंस के कारण जो आउटपुट की वैल्यू चेंज हुई है उस आउटपुट की वैल्यू को वापस रिस्टोर करना है, तो इधर आपको एक सेंसर विथ एरर डिटेक्टर इसके अंदर लेके आना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया कंट्रोल एलिमेंट, ये आपका हो गया प्लांट, ये आपका हो गया कंट्रोल्ड आउटपुट, ये आपका हो गया रेफरेंस इनपुट। देखो ये आपका कंट्रोल एलिमेंट हो गया, ये आपका प्लांट हो गया, वो कंट्रोल आउटपुट हो गया। अब देखो, अब अगर प्लांट के साथ अगर डिस्टरबेंस अकर होता है तो आपकी जो आउटपुट की सेट वैल्यू थी वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। उस वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए आपको एक सेंसर या उसको बोलते हैं फीडबैक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? आप इसको सेंसर बोल सकते हो या फीडबैक एलिमेंट इस कंट्रोल सिस्टम में आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? एक सेंसर को कंट्रोल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और ये जो आउटपुट की एग्जिट वैल्यू है ना उसको आपको सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा। और ये सेंसर यहाँ पर यहाँ अपन को एक एरर डिटेक्टर, क्या इधर अपन को एक एरर डिटेक्टर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये अपना हो गया एरर डिटेक्टर, और सेंसर का आउटपुट अपन को एरर डिटेक्टर के अंदर देना है। एरर डिटेक्टर क्या करेगा? आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर करके अपना आउटपुट किसको देगा? कंट्रोल एलिमेंट को देगा। फिर कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा? अपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को चेंज करेगा, फिर वो प्लांट को वापस से क्या कर देगा? उस वैल्यू पे सेट या रिस्टोर कर देगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन का फीडबैक इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मेरा सिस्टम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में चेंज हो जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा ना, वो आउटपुट पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन के पास फीडबैक है, और फीडबैक के आउटपुट को मैं हमेशा किससे देखता हूँ?
लिखता हूँ BT से, और एरर डिटेक्टर के आउटपुट को मैं लिखता हूँ एरर सिग्नल ET से। किससे? ET से। और कंट्रोल एलिमेंट के आउटपुट को अपन बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, AT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AT। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये अपन का कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या फर्क होते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता ही नहीं है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती हैं, वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो अपन की कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती हैं वो आउटपुट पे क्या करती है? डिपेंड करती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, वापस बनाते हैं कंट्रोल सिस्टम के इसको। देखो ये है ना एरर डिटेक्टर। ये आपका फीडबैक कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा फीडबैक तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको अपन एरर डिटेक्टर या फिर अपन कह सकते हैं कंपैरेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपैरेटर भी बोल सकते हैं। एरर डिटेक्टर बोलो चाहे कंपैरेटर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ये आपका देखो, ये आपका हो गया रेफरेंस इनपुट। एरर डिटेक्टर को अपन सिंबल ये हो जाएगा, इसका अपन को ये हो जाएगा नोटेशन। ये आपका हो जाएगा कंट्रोलर या कंपनसेटर। क्या हो जाएगा? कंट्रोलर या कंपनसेटर, जिसका अपन लिखते हैं GC ऑफ, ऐसे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? कंट्रोलर या कंपनसेटर, और इसके अपन को लिख देते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया GCS। ये मेरा प्लांट हो गया, प्लांट को मैं लिखता हूँ G ऑफ S से, और ये मेरे आउटपुट हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा? RT, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लिखता हूँ R ऑफ S हो जाएगा। क्योंकि R के किसके लिए? क्योंकि ये अपना रेफरेंस इनपुट है। मेरा कंट्रोल आउटपुट है, इसको लिखेंगे C ऑफ S से। किसे लिख देंगे? C ऑफ S से। और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? सेंसर हो जाएगा, और सेंसर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? HS से अपन लिख देंगे। ये क्या है? सेंसर का ट्रांसफर फंक्शन है H ऑफ S, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। और यहाँ पर मेरा फीडबैक एलिमेंट आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? फीडबैक हो जाएगा, और ये CS से आ जाएगा। फीडबैक क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और HS का आउटपुट क्या हो जाएगा? B ऑफ S से लिखूंगा मैं हमेशा। और इस सिग्नल को अपन बोलते हैं एरर सिग्नल। क्या बोलते हैं? एरर सिग्नल। इसको अपन लिखूंगा E ऑफ S। इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, तो AT है तो इसको A ऑफ S से लिखूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या हो गया? ब्लॉक डायग्राम हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब फीडबैक क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। ये अपन का नेगेटिव फीडबैक हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। इसके मैं अभी आपको बता रहा हूँ पॉइंट। ये पॉइंट अभी तो आप याद कर लो, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, सातों चैप्टर, ये सातों के जो पॉइंट बता रहा हूँ पूरे के पूरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी मैं इनका प्रूफ नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे अपन टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि अपन का ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, इनके अंतर नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, वो अभी प्रूव कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको मतलब टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस इतना वगैरह आता नहीं होगा। लेकिन जब अपन पढ़ लेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस बहुत डिटेल से, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, तो अपन को टाइम कांस्टेंट का आइडिया आ जाएगा, बैंडविड्थ का आइडिया आ जाएगा, स्पीड की आइडिया आ जाएगा, स्टेबिलिटी का एनालिसिस अपन कर लेंगे, सेंसिटिविटी का एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल गेन क्या होता है किसी कंट्रोल सिस्टम, उसकी बात कर लेंगे। तो ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अभी आप नोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ओवरऑल गेन को क्या डिक्रीज करता है, और ये आपके उस ओवरऑल गेन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। मान लो आपके पास एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, उसका गेन कुछ 5 था, एज्यूम कर लो, मतलब आउटपुट से इनपुट का कितना गेन था? 5 था। अगर आपने नेगेटिव फीडबैक लगाओगे तो वो क्या करेगा? गेन को डिक्रीज करेगा। और अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक लगाओगे तो वो क्या करेगा? गेन को इंक्रीज करेगा। आपको पता है गेन इंटू बैंडविड्थ का प्रोडक्ट आपने सुना होगा, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। गेन को डिक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ऐसे याद रखो, सॉरी, ये इंक्रीज कर देगा बैंडविड्थ को, और ये बैंडविड्थ को डिक्रीज कर देगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। फिर आप पढ़ोगे ना आगे जाके, नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? उस सिस्टम के टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज करेगा, और ये उस सिस्टम के टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा? अगर टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज करेगा तो इस सिस्टम की स्पीड को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। ये उस सिस्टम की स्पीड को क्या करेगा? घटा देगा। पांचवा पॉइंट, ये उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये इस सिस्टम की सेंसिटिविटी
को डिक्रीज करेगा, ये उस सिस्टम की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। आई होप ये 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये अपन जैसे जैसे एक बार अपन टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे ना, टाइम रेस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। बैंडविड्थ को ये कैसे इंप्रूव करेगा, ये कैसे डिक्रीज करेगा, ये टाइम कांस्टेंट को कैसे रिड्यूस करता है, कैसे इंक्रीज करते हैं। जब अपन बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तब आपको ये सारे पॉइंट पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव फीडबैक है ना, पॉजिटिव कंपेयर में अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? ये ओवरऑल गेन को डिक्रीज करता है, ये गेन को इंक्रीज करता है। गेन को डिक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा, ये अपन का बैंडविड्थ को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये अपन का टाइम कांस्टेंट घटाता है, ये अपन का टाइम कांस्टेंट बढ़ाता है। टाइम कांस्टेंट घटाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ये डिक्रीज करता है। ये सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। सेंसिटिविटी किसी भी कंट्रोल सिस्टम की कम से कम ही होनी चाहिए, और ये क्या करता है? सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में क्या फर्क है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में क्या फर्क है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है किसी भी एक कंट्रोल सिस्टम का। फिर अपन पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे मेसन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करेंगे। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतने। थैंक यू सो मच।